अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर 8 के इख्तितामी लेक्चर्स में से है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस जो है आज हमने इस पे बात करनी है। यानी अल्काइंस जो हैं वो अपनी नेचर में एसिडिक होते हैं। सबसे पहले तो आप ये वर्ड एसिडिक को थोड़ा सा कंसिडर करें। आप ये बात जानते हैं कि एसिड किस चीज़ को कहते हैं, यानी जो H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन सॉल्यूशन के अंदर या कहीं भी पैदा करे उसे हम साइंस की ज़ुबान में कहते हैं कि ये एसिड है, यानी विच हैव टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन। तो क्या इस हिसाब से अल्काइंस के अंदर भी टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन होती है या हाइड्रोजन को वो बतौर प्रोटॉन छोड़ सकते होते हैं? इसी चीज़ को हम साइंस की ज़ुबान में अल्काइन की एसिडिक नेचर कहते हैं। यानी क्या उनके अंदर एसिड्स की तरह हाइड्रोजन को बतौर प्रोटॉन छोड़ने की सलाहियत है? यही चीज़ अल्काइंस की एसिडिक नेचर कहलाती है। तो अब हमने इस पे बात करनी है कि अगर वो एसिडिक हैं तो क्यों हैं। उसके लिए जो इब्तदाई पैराग्राफ आपकी बुक में भी इस आर्टिकल के अंदर दिया गया है उसमें वो यही कह रहे हैं कि चाहे आप इथाइन को देख लें, जैसा कि ये आपके सामने इथाइन लिखा हुआ है, या किसी भी टर्मिनल अल्काइन को देख लें। टर्मिनल अल्काइन का दूसरा नाम आप वन अल्काइन भी उसको कह सकते हैं, यानी वो अल्काइन जिसमें एक सिरे पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, यानी पहले ही नंबर वाली कार्बन के आगे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको कहते हैं वन अल्काइन या टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल सिरे के लिए भी लफ्ज़ बोला जाता है, यानी सिरे पे शय मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे कि ये टर्मिनल है। तो टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइन से मुराद ये है कि जिसमें चेन के पहले ही नंबर वाली कार्बन के आगे ट्रिपल बॉन्ड हो या सिरे के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सिरे पे, एक सिरे पे चेन के, जैसा कि वो कहता है ये प्रोपाइन है। तो आप इसमें देखें कि प्रोपाइन में अगर इधर से नंबरिंग की जाए तो 1 2 3 टोटल 3 कार्बन है, लेकिन पहले ही नंबर वाली कार्बन के आगे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ये टर्मिनल अल्काइंस हैं तीनों, या ये वन अल्काइंस हैं जो तीनों कह दिया, दोनों ये जो आपके सामने लिखी हुई हैं ये टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइंस हैं। इसको अभी आप नाम नहीं कोई भी दे सकते क्योंकि आर से मुराद ये है कि चेन पीछे हो सकता है, अभी और भी चल रही हो, लेकिन इसकी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये प्रोपाइन लिखी है कि इसमें अगर आर से मुराद CH3 ली जाए तो प्रोपाइन भी समझ लें कि वन अल्काइन या टर्मिनल अल्काइन ही होती। तो किसी इथाइन या किसी भी टर्मिनल अल्काइन के अंदर वो कहता है जो हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड होता है ये ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड वाली ये जो कार्बन है इसके साथ ये जो मुंसलिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम जो है ये sp-s ओवरलैप के जरिए आपस में इन्होंने ये वाला बॉन्ड बनाया होता है। आपको पता है कि कार्बन जब भी ट्रिपली बॉन्डेड अटैच हो किसी दूसरे एटम के साथ तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होती, लिहाजा कार्बन ने अपना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये जो हाइड्रोजन है इसने अपना s ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करके और ये दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा शेयर करके यहाँ पे तो ये बॉन्ड जो है वो बनाया होता है। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि 50% s ऑर्बिटल वाली खसूसियात होती हैं और 50 p वाली, क्योंकि वो एक s और एक p ऑर्बिटल के आपस में मिक्स होने से या कम्बिनेशन से वो बना होता है। लिहाजा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसके अंदर 50% s और 50% p करैक्टर होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसमें 25% s होता है और 75% p करैक्टर होता है, क्योंकि 3 p साथ मिक्स हुए होते हैं। sp2 के अंदर एक s के साथ 2 p मिक्स हुए होते हैं, इसलिए 33% s करैक्टर होता है और 67% जो है वो p करैक्टर होता है। जबकि sp के अंदर चूंकि बराबर बराबर मिक्स हुए होते हैं, एक s और एक p, इसलिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 50% s और 50% p करैक्टर होता है। तो वो कह रहा है कि आपकी बुक में कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसके अंदर चूंकि 50% s करैक्टर होता है, लिहाजा ये चीज रेंडर्स द कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये 50% s करैक्टर जो है वो इस सिरे वाली कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देती है। ये चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देती है से मुराद यानी इस कार्बन के अंदर ये जो इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा यहां मौजूद है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है वो कार्बन की ज्यादा हो जाती है, यानी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है इस 50% s करैक्टर की वजह से।
अब मैं आपको जरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्यों होता है। तो ये बात याद रखनी है कि जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होता है, ये राइट साइड पे मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, इनको जरा गौर और तवज्जो से समझना है कि जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह बना होता है इसका रेडियस जो है वो डिक्रीज होता जाता है, छोटा होता जाता है। और रेडियस छोटा होने की वजह से ये जो दरमियान में जोड़ा शेयर हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये जोड़ा जो है इसको अपनी तरफ पुल करने की, खींचने की सलाहियत कार्बन की जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो लिहाजा जब वो इस तरह रेडियस छोटा होने की वजह से उस शेयर्ड पेयर को कार्बन अपनी तरफ खींचेगी, तो उसकी वजह से जब ये जोड़ा कार्बन के ज्यादा करीब जाएगा तो हाइड्रोजन जो है वो समझ लें कि कार्बन के साथ ज़रा लूजली अटैच हो जाएगी और उसको आसानी से यहाँ से किसी भी टाइम निकाला जा सकता होता है, हाइड्रोजन को यहाँ से खारिज किया जा सकता होता है। और हाइड्रोजन को बतौर प्रोटॉन छोड़े जाने की सलाहियत को ही हम साइंस में क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इथाइन या कोई भी टर्मिनल अल्काइन होती है उसमें ये जो सिरे वाली कार्बन होती है ये अपनी नेचर में टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखने की वजह से ये आसानी से हाइड्रोजन यहां से छोड़ सकती होती है, यानी ये अपनी नेचर में दूसरे लफ्जों में एसिडिक कही जा सकती है। तो वो यही चीज आपकी बुक में बयान कर रहा है कि एज ए रिजल्ट यानी सारे अमल के नतीजे में द sp हाइब्रिड कार्बन एटम ऑफ टर्मिनल अल्काइन, कि ये जो टर्मिनल अल्काइन के अंदर ये वाली sp हाइब्रिड कार्बन होती है, ये कार्बन जो है ये पुल्स द इलेक्ट्रॉन, ये इन इलेक्ट्रॉनों को जो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए इनको वो खींचती है मोर स्ट्रांगली अपनी तरफ ज्यादा शिद्दत के साथ, एंड मेकिंग द अटैच्ड हाइड्रोजन एटम स्लाइटली एसिडिक, जिससे इसके साथ लगी ये जो हाइड्रोजन होती है ये हाइड्रोजन अपनी नेचर में एसिडिक हो जाती है, यानी ये इजीली रिमूवेबल हो जाती है, इजीली यहाँ से छोड़ी जा सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अल्काइंस होती हैं टर्मिनल अल्काइंस या वन अल्काइन या इथाइन वगैरह ये अपनी नेचर में एसिडिक हो गई। अब उसने इनके थोड़े से कुछ रिएक्शंस वगैरह जो है उनके हवाले से भी बात की है कि मसलन अगर कोई भी वन अल्काइन आपके पास हो या टर्मिनल अल्काइन आपके पास हो या इथाइन ही हो और आप उसका रिएक्शन जो है वो दो कंडीशंस के तहत करवा दें। मसलन कौन सी दो कंडीशंस, उसमें वो कहता है कि अगर आप उनको ट्रीट करें सोडामाइड के साथ, ये आपके सामने NaNH2 ये सोडामाइड लिखा गया, या आप सोडामाइड के साथ ट्रीट करें या आप इनको ट्रीट करें सोडियम मेटल पिघली हुई जो है उसके साथ, जिसको मोल्टन सोडियम वो कह रहा है, ठीक है, मोल्टन सोडियम के साथ। तो सोडामाइड के साथ आप ट्रीट करें, लिक्विड अमोनिया के अंदर उसको डालना है सोडामाइड को, तो सोडामाइड को लिक्विड अमोनिया के अंदर डाल के आप ट्रीट करें, या आप पिघली हुई सोडियम यानी मोल्टन सोडियम मेटल जो है उसके साथ आप रिएक्शन करवा दें, चाहे इथाइन का या टर्मिनल अल्काइन का, तो प्रोडक्ट के तौर पे जो शय आपको हासिल होगी। अब अगर तो आपने इथाइन से रिएक्शन करवाया है तो जो कि इथाइन का दूसरा नाम एस्टिलीन होता है, इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसको जनरली हम एस्टिलाइड कहेंगे। और अगर आपने कोई भी टर्मिनल अल्काइन ली है तो उसका जनरल नाम जो है वो अल्काइनाइड शक्ल में जो है वो कॉल किया जाएगा कि प्रोडक्ट जो है वो अल्काइनाइड बनेगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये पहली इक्वेशन जो है वो समझा रहा हूं कि सपोज ये आपके पास कोई भी वन अल्काइन या टर्मिनल अल्काइन है और आप इसका रिएक्शन जो है वो सोडामाइड के साथ करवा रहे हैं लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो अब होगा ये कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान पेयर है, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, जैसा कि अभी पीछे पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया, कार्बन इस पेयर को अपनी तरफ खींच लेगी और कार्बन पे यूं नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरे पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जगह पे ये सोडियम यहाँ इस कार्बन के साथ अपना आयनिक नेचर का बॉन्ड जो है वो बनाएगी जाके कैटायन की शक्ल में जाके, और ये हाइड्रोजन जो यहाँ से छोड़ी जाएगी इसको सोडियम की जगह इस NH2 ने अपने साथ मिला के तो NH3 यानी कि अमोनिया का मालिक्यूल जो है वो बना देना है। तो ये आपके सामने एक जनरली हम इसको कह सकते हैं कि ये कोई भी सोडियम अल्काइनाइड इस तरह बन गया है। अभी इसका प्रॉपर नेम इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये हमने वन अल्काइन ली है। अब R से मुराद अब पता नहीं पीछे कितने कार्बन हो सकते हैं, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि ये सोडियम अल्काइनाइड बन गया है। इसी तरह अगर आपके पास सपोज एसिटिलीन हो और आप उसका
NaNH2 यानी कि अमोनिया अपना सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवा दें, तो ये इक्वेशन आपकी बुक में तो मौजूद नहीं होगी, लेकिन ये रिएक्शन भी ऐसे ही होगा कि कार्बन ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन खींच लेगी, सोडियम इसकी जगह यहाँ जाके अपना आयनिक नेचर का बॉन्ड बना लेगी और हाइड्रोजन NH2 के साथ मिलके अमोनिया बना देगी, तो ये अमोनिया बन गई। और बाकी ये HC ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर ये इस तरह पेयर खींचने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, और सोडियम जब यहाँ जाके इसके साथ अपना आयनिक बॉन्ड बनाएगी तो ये सोडियम, अब इसको हम एस्टलाइड कहेंगे क्योंकि हमने एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करवाया है सोडामाइड का। और इसी तरह अगर आप एसिटिलीन का सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो ये दोनों तरफ से कार्बन ने ये पेयर खींच के, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इन पे, और ये जो दोनों हाइड्रोजन्स यहाँ से निकलेंगी, इन हाइड्रोजन्स की जगह पे ये दोनों तरफ से सोडियम के एटम यहाँ जाके अपना अपना आयनिक नेचर का बॉन्ड इसके साथ बना के, तो ये ऊपर बना था सोडियम एस्टलाइड क्योंकि उसमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के सिर्फ एक तरफ सोडियम थी, दूसरी तरफ हाइड्रोजन थी, लेकिन यहाँ दोनों हाइड्रोजन्स की जगह पे सोडियम आ गई, इसलिए इसको कहेंगे डाई सोडियम एसिटलाइड। तो ये डाई सोडियम एसिटलाइड जो है वो आपको हासिल हो जाएगा। बाकी फिर वो कहते हैं कि ये जो सोडियम एस्टलाइड वगैरह या जो भी ये बनती हैं प्रोडक्ट्स, ये बड़े वैल्यूएबल रीजेंट होते हैं, यानी बड़े अच्छे और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े कीमती रीजेंट इनको समझा जाता है केमिकल सिंथेसिस यानी मुख्तलिफ कंपाउंड्स की तैयारी वगैरह के नुक्ता नज़र से, एंड इज एसेंशियली आयनिक इन नेचर, और ये अपनी नेचर में आयनिक होते हैं। ये आप इनके ऊपर प्लस माइनस के निशानात लिखे देख रहे हैं, तो ये इसकी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये आयनिक नेचर के कंपाउंड होते हैं। इसी तरह वो कहता है कि अगर आपने सोडियम की जगह एस्टलाइड कॉपर का या सिल्वर वगैरह का भी ऑब्टेन करना हो, हासिल करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप एसिटिलीन गैस को पास करें किस में से, अमोनिकल सोल्यूशन क्यूप्रस क्लोराइड का लेके या सिल्वर नाइट्रेट वगैरह का लेके, तो उनकी मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। अब उसके लिए उसने अलहदा से इक्वेशंस जो हैं वो आपको दी हैं, अब ज़रा थोड़ी सी हम उन पे भी बात करते हैं। तो अब आप ज़रा गौर और तवज्जो से इनको देख लीजिएगा, मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो मुख्तसरन अल्फाज में समझा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। मिसाल के तौर पर अमोनिकल सोल्यूशन क्यूप्रस क्लोराइड का अगर आप लेते हैं, तो अमोनिकल सोल्यूशन से मुराद ये है कि क्यूप्रस क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपने डालना है, उसको कहते हैं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको खोल के लिख के समझा देता हूँ। ये मैकेनिज्म तो नहीं कह सकते इसको प्रॉपरली, लेकिन अपने समझने के लिए आप यूं करके इससे हेल्प ले सकते हैं। ये क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 है, तो मैंने उसके दोनों कॉपर और दोनों क्लोरीन के एटम जो हैं वो यूं करके लिख दिए, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के भी अब इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये NH4OH और इसी तरह ये NH4OH। अब जब आप इसका रिएक्ट करवाएंगे तो समझ लें कि ये इतनी चीज़ यहाँ से ये एक अमोनियम क्लोराइड बन गया, और इसी तरह ये यहाँ से दूसरा अमोनियम क्लोराइड बन गया, तो ये 2 अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल बन गए। इसी तरह ये यहाँ से पेयर जो है वो कार्बन खींच के तो अपने ऊपर ले आएगी और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन्स यहाँ से निकलेंगी और इनकी जगह पे ये जो दोनों कॉपर के एटम हैं, इनमें से एक कॉपर जो है वो इस साइड पे और दूसरी कॉपर जो है वो इस साइड पे कार्बन के साथ उसी तरह अपना आयनिक नेचर का बॉन्ड बनाएगी, तो ये डाई कॉपर एस्टलाइड बन जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और दूसरी इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलके ये HOH यानी कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे इस तरह हमें बना देंगे। ये रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट की शक्ल में आपको ये कॉपर का एस्टलाइड जो है वो हासिल होगा, डाई कॉपर एस्टलाइड हम इसको कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह दूसरा जो है वो सिल्वर के नाइट्रेट के साथ रिएक्शन दिखाया गया है कि अगर आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का हो तो भी आप इसमें ये रिएक्शन जो है वो करवा के अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो आप ये काम कर सकते हैं। अब उसमें भी सिल्वर नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल मैं यूं अलग-अलग लिख रहा हूँ, और आगे उसी तरह
अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो अलग अलग हमने लिखे ताकि बात ज़रा क्लियरली समझ आ जाए। अब इसी तरह यहाँ से एक अमोनियम नाइट्रेट ये बन जाएगा, दूसरा अमोनियम नाइट्रेट ये बन जाएगा, तो ये 2 अमोनियम नाइट्रेट हमें हासिल हो गए। और बिल्कुल उसी तरह ये पेयर यहाँ से और ये यहाँ से कार्बन ने खींच के तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो दोनों सिल्वर यहाँ बचते हैं उनमें से एक सिल्वर इस साइड पे कैटायन की शक्ल में, ये कैटायन की शक्ल में इन्होंने आना है, कॉपर ने भी और इसने भी, और एक इस साइड पे, और ये डाई सिल्वर एस्टलाइड बन गया। बाकी ये जो हाइड्रोजन उसी तरह बची यहाँ पे, ये उसी तरह ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलके ये 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पे जनरेट कर देंगे। तो ये आपको इस तरह कॉपर का एस्टलाइड और सिल्वर का एस्टलाइड जो है वो हासिल हो जाते हैं। फिर वो आखिर में ये कह रहे हैं कि सिल्वर और कॉपर के ये जो आपके पास इस तरह एस्टलाइड बनते हैं, आप इन सिल्वर और कॉपर के एस्टलाइड्स को दोबारा फिर एसिटिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एसिटिलीन अगर आपने रीजनरेट करनी हो, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि अल्काइन आपने रीजनरेट करनी हो, दोबारा बनानी हो, तो आप ये सिल्वर और कॉपर के एस्टलाइड्स को एसिड के साथ रिएक्शन करवा के दोबारा फिर हासिल कर सकते हैं। मसलन जैसे ये हम अभी ये सिल्वर का एस्टलाइड बना के हटे हैं, तो अगर इस सिल्वर के एस्टलाइड को सपोज एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, जैसा कि उसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया, आपको समझाने के लिए मैं सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखने लगा हूं H2SO4, तो समझ लें कि ये वही काम होना है कि एक हाइड्रोजन इस सिल्वर की जगह और दूसरी हाइड्रोजन इस सिल्वर की जगह चली जाएगी, और कार्बन अपना ये जो पूरा पूरा पेयर उसने पहले खींच के ऊपर लाया होता है, उसी पेयर को यहाँ रख के तो इन हाइड्रोजन्स को अपने साथ मिला लेगी, और ये दोनों सिल्वर जो हैं वो यहाँ से निकलेंगे और वो इस सल्फेट के साथ मिलके सिल्वर सल्फेट Ag2SO4 जो है वो बना देंगे। बिल्कुल इसी तरह दूसरी मिसाल में उसने सिल्वर का जो एसिटलाइड है उसका नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन दिखाया हुआ है कि अगर आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो उसी तरह नाइट्रिक एसिड जो है उसकी भी दोनों हाइड्रोजन उसके 2 मॉलिक्यूल इसमें जो है वो इस्तेमाल होंगे HNO3, और इसी तरह ये दूसरा भी HNO3, तो एक सिल्वर इस नाइट्रेट से मिल जाएगा, दूसरा सिल्वर इस नाइट्रेट से मिल जाएगा, और ये 2 सिल्वर नाइट्रेट बन जाएंगे, और एक हाइड्रोजन इस सिल्वर की जगह और दूसरी हाइड्रोजन इस सिल्वर की जगह चली जाएगी, और कार्बन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज होता है उसी पेयर को नीचे उतार के वो हाइड्रोजन को अपने साथ मिला के, और इसी तरह एसिटिलीन या इथाइन का मॉलिक्यूल जो है वो आपको दोबारा हासिल हो जाएगा। उसके बाद आखिरी लाइन में वो कहते हैं कि दीज अल्काइनाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइन। मतलब ये केमिस्ट्री के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो टेस्ट होते हैं जिनमें आप पहचान वगैरह करते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड बना है, या ये जो प्रेसिपिटेट बने हैं आया ये किसी एस्टलाइड वगैरह के हैं या नहीं है, तो इस किस्म के जो रिएक्शंस हैं उनके हवाले से वो बात कर रहा है कि ये जो अल्काइनाइड्स वगैरह होते हैं इनको मुख्तलिफ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए, मतलब आपने अगर इस तरह एस्टलाइड्स वगैरह बनाने हो तो आप बना भी सकते हैं, या एस्टलाइड से दोबारा फिर एस्टिलीन बनानी हो तो भी आप बना सकते हैं, और इसी तरह कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए, मतलब एक दूसरे से अलग करके साफ सुथरी हालत में अगर हासिल करना है, सेपरेट करना है, या कंपाउंड्स की पहचान करनी है, तो आप ये जो अल्काइनाइड और एस्टलाइड वगैरह वाले कंपाउंड्स होते हैं इनको टेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं।